नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी के जटिल भूगोल और इसके आकर्षक रहस्यों को। ये एक ऐसा एजुकेशनल एक्सप्लेनर है जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं चाहते बल्कि उनके पीछे छिपे असली विज्ञान को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक नदी समंदर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर से निकलती है, लेकिन वहां ना जाकर वो पूरे भारत को पार करती हुई दूसरी तरफ जाती है। अजीब है ना? जब कोई नदी समुद्र के इतने करीब से निकलती है तो लॉजिक यही कहता है कि उसे सीधे उसी समुद्र में गिर जाना चाहिए, लेकिन गोदावरी की कहानी कुछ और ही है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम बात करेंगे गोदावरी के भौगोलिक विरोधाभास की, इसके उद्गम की, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की, महत्वपूर्ण बांधों की, डेल्टा के रहस्य की, और आखिर में करेंगे एक संपूर्ण पुनरावलोकन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नदी के सबसे बड़े जियोग्राफिकल पैराडॉक्स यानी भौगोलिक विरोधाभास की। अब देखिए, ये बात कितनी हैरान करने वाली है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है, मतलब अरब सागर इसके बिल्कुल पास में है। लेकिन नहीं, ये नदी अरब सागर की तरफ अपनी पीठ घुमा लेती है और दक्कन के पठार के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए 1465 किलोमीटर का एक बेहद लंबा और कठिन सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। आखिर कोई नदी इतना लंबा रास्ता क्यों चुनेगी? इसका सीधा सा जवाब छिपा है लाखों साल पुराने एक ऐतिहासिक टकराव में। जब हमारी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हमारा दक्कन का पठार पश्चिम से पूर्व की ओर हल्का सा झुक गया, और जैसा कि हम सब जानते हैं, पानी तो बस ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का गुलाम होता है। बस इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां पूर्व की तरफ ही बहती हैं। ये कोई मामूली फैक्ट नहीं है, ये हमारी धरती का जिंदा भूवैज्ञानिक इतिहास है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोदावरी यानी दक्षिण गंगा की शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास मौजूद ब्रह्मगिरी पर्वत, यहीं से गोदावरी एक गौमुख से निकलकर एक पवित्र कुंड में आती है। दिलचस्प बात यह है कि मॉनसून के दौरान तेज हवाओं की वजह से यहाँ रिवर्स वाटरफॉल या उल्टे झरने देखने को मिलते हैं, मतलब पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ उड़ता है। और हाँ, महर्षि गौतम की तपस्या से जुड़ी होने के कारण ही इसे बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसका नाम दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा पड़ा। इसके किनारे हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला इसकी इसी धार्मिक अहमियत को दर्शाता है। एग्जाम्स के नजरिए से राज्यों के इस सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। गोदावरी महाराष्ट्र से शुरू होकर तेलंगाना जाती है, फिर छत्तीसगढ़ की सीमा को बस हल्का सा छूते हुए निकलती है, उसके बाद ओडिशा और फाइनली आंध्र प्रदेश। अक्सर सवाल यहीं से आते हैं और स्टूडेंट सीक्वेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस क्रम को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और ये जो बड़ा सा नंबर आप देख रहे हैं 1465, ये है इस नदी की कुल लंबाई किलोमीटर्स में, और यही वो दूरी है जो गोदावरी को पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का रुतबा दिलाती है। चले अब इस विशाल नदी तंत्र की मुख्य धमनियों की बात करते हैं, यानी बाएं और दाएं तट की सहायक नदियां। यहाँ पे हमें एक बहुत ही शानदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है। बाईं तरफ की नदियां जैसे पूर्णा, प्राणहिता और इंद्रावती मध्य भारत के घने और भारी बारिश वाले जंगलों से आती हैं और गोदावरी में ढेर सारा पानी मिलाती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दाईं तरफ की नदियां जैसे प्रवरा और मंजीरा एकदम सूखे और रेन शैडो वाले पठारी इलाकों से बहती हैं। इन सूखे इलाकों की खेती के लिए ये नदियां सचमुच किसी जीवन रक्षक अमृत से कम नहीं हैं। अब गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता को ही ले लीजिए। ये नदी असल में कोई एक नदी नहीं है, बल्कि मध्य भारत की 3 ताकतवर नदियों वर्धा, वैनगंगा और पैनगंगा का एक महासंगम है। जब ये तीनों मिलती हैं तब प्राणहिता का निर्माण होता है, जो मुख्य नदी के जल स्तर को एकदम से बढ़ा देती है। वहीं अगर हम इंद्रावती नदी की बात करें तो ये सिर्फ मशहूर चित्रकूट जलप्रपात ही नहीं बनाती, बल्कि ये कालाहांडी और बस्तर के घने आदिवासी जंगलों की पूरी इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। भूगोल पढ़ते वक्त हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नदियों का रास्ता सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं होती, वे इंसानों और पर्यावरण दोनों पर गहरा असर डालती हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिंचाई परियोजनाएं और बांध, या सीधे शब्दों में कहें तो दक्कन के पठार पर इंसान की शानदार इंजीनियरिंग।
इंसानों ने इस नदी के पानी का बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध, तेलंगाना का पोचमपाद डैम, मंजीरा नदी पर बना निजाम सागर और आंध्र प्रदेश का पोलावरम प्रोजेक्ट, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल्स हैं जो मंजीरा जैसी सूखी नदियों को भी हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों और वहां की खेती के लिए जीवन की धमनियों में बदल देते हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास है तेलंगाना का कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ इस लिफ्ट शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी नीचे गहरी घाटी में बहती है, जबकि खेत ऊपर ऊंचाई वाले पठार पर मौजूद हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला गया? भारी क्षमता वाले पंप लगाकर पानी को सचमुच लिफ्ट किया जाता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण को सीधी चुनौती देकर पानी को ऊंचाई तक ले जाया जा रहा है। ये वाकई बेमिसाल है। अब आते हैं हमारे इस विश्लेषण के सबसे एनालिटिकल और दिलचस्प हिस्से पर, डेल्टा और बेसिन का रहस्य। अच्छा, एग्जाम्स में अक्सर एक ट्रैप क्वेश्चन आता है। इसे समझिए, गोदावरी के प्रवाह मार्ग या रूट में मध्य प्रदेश का नाम कहीं नहीं है, लेकिन जब बात बेसिन की आती है तो मध्य प्रदेश इसमें शामिल हो जाता है। ऐसा कैसे? क्योंकि नदी का बेसिन एक बड़े कटोरे की तरह होता है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर जो बारिश होती है, उसका पानी वैनगंगा नदी के जरिए बहकर गोदावरी में ही आकर मिलता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बेसिन में तो है, लेकिन नदी वहां से गुजरती नहीं है। और ये जो नंबर है 49, ये प्रतिशत है इस विशाल गोदावरी बेसिन के उस हिस्से का जो पूरी तरह से अकेले महाराष्ट्र राज्य के अंदर आता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कुल बेसिन 3,12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। अब जरा इस भौगोलिक पहेली को देखिए। खारे समंदर के बिल्कुल बीच में एक मीठे पानी की झील, इसे कोलेरू झील का विरोधाभास कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है? दरअसल हजारों सालों से गोदावरी और कृष्णा नदियां अपने साथ इतनी गाद और मिट्टी लेकर आईं कि उन्होंने समंदर के किनारे को आगे की तरफ धकेल दिया। इस प्रोसेस में समंदर के पानी का एक हिस्सा वहीं लॉक हो गया, जो बाद में बारिश के पानी से भरकर पूरी तरह मीठे पानी की झील बन गया। चलिए, अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, एग्जाम्स के लिए एक क्विक और संपूर्ण पुनरावलोकन। फटाफट इस स्लाइड का एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर के साथ। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। इसका उद्गम त्रयंबकेश्वर से होता है। प्राणहिता सबसे बड़ी और मंजीरा सबसे लंबी सहायक नदी है। महत्वपूर्ण बांधों में जायकवाड़ी, पोलावरम और कालेश्वरम याद रखने हैं। मध्य प्रदेश बेसिन का हिस्सा है, रूट का नहीं। और हाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये गौतमी और वशिष्ठ नाम की 2 धाराओं में बट जाती है। बस इतने फैक्ट्स आपके लिए काफी हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि भूगोल केवल तथ्यों की एक स्थिर सूची नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है, जहां नदियां लगातार जमीन को आकार देती हैं, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं और मानचित्र को फिर से लिखती हैं। गोदावरी की पूरी कहानी इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि हमारी प्राकृतिक दुनिया कितनी पावरफुल और डायनामिक है। तो चलते चलते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर प्रकृति की ये धीमी इंजीनियरिंग एक खारे समंदर के हिस्से को मीठे पानी के कोलेरू झील में बदल सकती है, तो जरा सोचिए, ये विशाल गोदावरी नदी अगले 10 लाख सालों में भारत के नक्शे को और कैसे बदल देगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन भौगोलिक रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहिए और हाँ, सीखते रहिए।